हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, वैसे भी आपको सबको पता ही है कि परसों आपका एग्ज़ाम है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम की परीक्षार्थियों को होगी कि पेपर कैसे आएगा, पेपर टफ आएगा या फिर पैटर्न बदल कर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ना ज़्यादा दिक्कत परेशानी लेना है। आपको क्या करना है, जिस हिसाब से मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, पेपर बहुत ही आसान लगेगा। आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो कराने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का हिंदी का मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। अब हिंदी व्याकरण में आपका जो पूछा जाता है हिंदी व्याकरण में, वो हिंदी व्याकरण जो आपकी आती है 32 नंबर की आती है। तो 32 नंबर में जो आता है, तो हम पहले इसमें क्या कराएंगे, जो जो चीज़ें आपको आनी है वो चीज़ें बताएंगे। प्यारे बच्चों, आपको क्या है, इसका पैटर्न पता ही है कि जो आपका टोटल पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको क्या दिया जाता है, एग्जाम टाइम में टाइम दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। बाकी आपको 3 घंटे में पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो देखिए यहाँ पर नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, जिसमें से दोनों खंडों में से सभी का प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें प्यारे बच्चों, खंड जो का है उसमें 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन है, और खंड जो खा है उसमें आपका 8 से लेकर क्वेश्चन 14 तक है। तो प्यारे बच्चों, जो आज हम कराने जा रहे हैं वो हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको हमने अभी बताया कितने नंबर की पूछी जाती है, 32 नंबर का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 32 नंबर मायने रखता है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इनको एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हिंदी ग्रामर का। तो हिंदी ग्रामर जो आपका क्वेश्चन में स्टार्ट होगा, वो प्रश्न क्रमांक जो है आपका 10 से स्टार्ट होगा। पहला जो आपका क्वेश्चन दिया है कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पर जी आपका नंबर का कितने नंबर का पूछा जाना है, देखिए यहाँ पर 1 अर्थात 1 नंबर की आपकी परिभाषा रहेगी और 1 नंबर का क्या होगा, उदाहरण रहेगा। अब इसकी हम परिभाषा को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर किए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें से जो हमने श्रृंगार रस की परिभाषा को बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से किया है। अगर आप याद कर लोगे तो बाकी आप रसों की परिभाषा को आसानी तरीके से इसको क्या कर दोगे, लिख दोगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसमें दिया है श्रृंगार रस की परिभाषा में कि जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो, उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि रति नामक स्थायी भाव, अगर मान लीजिए कोई भी रस आता है, क्योंकि आपके क्या होते हैं 10 रस हैं, 10 रसों में कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर बाकी के लिए आपका ये जो है परिभाषा आपके लिए कोड है, यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता, उत्साह होता है। तो बाकी को आपको सेम लिखना है। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो, तो उसे क्या कहते हैं, वहां वीर रस हो जाएगा। यहाँ पर श्रृंगार रस आया, तो ये परिभाषा को आपको कोड के रूप में लिखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस के परिभाषा लिखना था, तो हमने यहाँ पर जो लिखा है कि जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो, उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको कोड के रूप में रखना है। कोई भी आपका रस आ जाता है, बहुत ही आसानी तरीके से हल करना है। बाकी यहाँ पर चेंजिंग है जो हमने आपको बताया है, यहाँ पर उसका स्थायी भाव लिख देना है, बाकी परिभाषा को आपको सेम रखना है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस के आप लोग भेद जानते हैं। पहला आपका होता है संयोग। संयोग में क्या होता है, नायक नायिका का मिलन का वर्णन होता है। वियोग में क्या होता है, उनके बिछड़न का मतलब वर्णन होता है। तो हम किसी का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली जो आपको बताया गया है कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की हमें क्या करना, परिभाषा लिखकर उनका उदाहरण देना है। तो यहाँ पर जो है, चाहे आप श्रृंगार रस करिए चाहे करुण रस अथवा में दिया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि श्रृंगार रस को दिया। अब इसका उदाहरण है, उदाहरण जो दिया है कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, अर्थात यहाँ पर सीता अपने हाथों में पहने कंगन में जड़ित नग से
राम की परछाई को क्या कर रही हैं, देख रही हैं। तो यहाँ पर ये आप उदाहरण लिखोगे तो आपको क्या करना, आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर भी मिल जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का आपकी परिभाषा है, 1 नंबर का आपका क्या है, उदाहरण है। ये जो प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, उदाहरण है, उदाहरण। फिर इसी में अथवा दिया था, अथवा में जो दिया था कि करुण रस, तो करुण रस में क्या करना है, परिभाषा को वही आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित हो, उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका जो हमने उदाहरण लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, अर्थात इसका अर्थ है कि राम जी पशु पक्षी फूलों से पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी सीता माता को कहीं देखा है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, आपको उदाहरण करना है, परिभाषा करना है, इसका अर्थ नहीं लिखना है। तो क्या करना है, आप परिभाषा लिख देंगे और उदाहरण कर देंगे, बहुत ही आसानी तरीके से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में 10 का ख नंबर, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की क्या करना, परिभाषा उदाहरण देना है। यहाँ पर भी प्यारे बच्चों आपका 1-1 नंबर का है, 1 नंबर की आपकी परिभाषा होगी, 1 नंबर का क्या होगा, उदाहरण होगा। तो श्लेष अलंकार के बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, क्लास 10th और 11th में। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, अर्थात यहाँ पर पानी के कई अर्थ हैं। एक पानी का मतलब होता है जल, एक पानी का मतलब होता है इज्जत। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द कई बार आएगा, अर्थ उनके अलग अलग होंगे। यहाँ पर नया अलंकार आया है दृष्टांत अलंकार, इसको हम देख लेते हैं। तो दृष्टांत अलंकार की हमने परिभाषा यहाँ पर लिखी है कि जहाँ किसी बात को कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा उदाहरण दिया जाए, वहाँ क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। हमने इसके 2 उदाहरण लिखा है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण, अर्थात मानव का जीवन सुख दुख के मिलन से ही क्या होता है, परिपूर्ण होता है। दूसरा हमने उदाहरण लिया है, सठ सुधरें सत संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई, अर्थात कुसंगति वाला व्यक्ति भी अच्छे सज्जन व्यक्ति के साथ रह करके उसके विचार क्या होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे क्या होता, पारस पत्थर जो है लोहे की संगति में होकर के भी अपने आप को अच्छा मानने लगता है। फिर आते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन है, इसी में जो आपका 10वें का हमने वो क्या कराया, उदाहरण क्या कहते हैं, ग्रामर में जो कराया, इसमें गा में आपका है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की क्या करना है, परिभाषा उदाहरण करना है। 1-1 नंबर का ये भी है। तो प्यारे बच्चों चौपाई छंद की जो यहाँ पर परिभाषा है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, हर चरण में क्या होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं। देखिए हमने यहाँ पर उदाहरण में लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, मात्राओं को काउंट करना है, तो मात्राएं जो आपकी की जाती हैं, तो एक आपका होता लघु, ये आपका क्या होता, लघु होती, लघु मात्रा, और ये आपकी क्या होती, दीर्घ मात्रा होती, दीर्घ मात्रा, या इसी को बोलते हैं गुरु बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो जय में आपका क्या है, यहाँ पर लघु होगा, ये भी लघु होगा। हनुमान में हा क्या है, छोटा अक्षर है, तो यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा। फिर आपका नू में क्या होगा, छोटा ऊ है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, लघु होगा। मान में बड़ा माँ है, तो यहाँ पर गुरु होगा, फिर एक होगा। इसी तरह यहाँ पर गुरु और आपका लघु, फिर यहाँ पर क्या होगा, लघु, क्योंकि छोटा ऊ है, तो जहाँ छोटा अक्षर आएगा वहाँ पर आपका लघु होगा, जहाँ बड़ा होगा वहाँ पर क्या होगा, गुरु अक्षर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इनकी काउंट करेंगे तो कितनी मात्राएं हो रही, 16, 1 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 11 12 13 14 15 16। आप इसको क्या करना, 4 चरण लिखना है। हनुमान चालीसा की सभी को क्या करना है, चौपाइयाँ याद होंगी। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, चौपाई छंद को बहुत ही आसानी तरीके से सीख लिया। अगला है आपका दोहा छंद। दोहा छंद में क्या होता है, ये जो है इसमें प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका आप उदाहरण बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे इसमें, ठीक। फिर आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसी का 10वां हो गया, आपका 11वां है। 11वां में जो दिया है कि निम्नलिखित, 11वां क्वेश्चन है आपका जिसमें दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना, निबंध लिखना है। और निबंध में देखिए यहाँ पर जो दिया है वो आपका कितने नंबर का है, 9 नंबर का। अब 9 नंबर में जो
2 नंबर की होगी प्यारे बच्चों रूपरेखा होगी। रूपरेखा आपको लिखना पड़ेगा कि उसमें सबसे पहले प्रस्तावना देना पड़ेगा, प्रस्तावना, प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार। ये तो आपका क्या है, कॉमन है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया पहला बेरोजगारी समस्या समाधान, तो यहाँ पर बेरोजगारी के बारे में उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। बेरोजगारी की परिभाषा क्या है, बेरोजगारी से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उसका सामाजिक क्या प्रभाव है, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव है, बेरोजगारी को कैसे दूर करें, कैसा उपाय करें। इस प्रकार से आपको 5 से 6 हेडिंगों लिखेंगे, फिर उनके अंतर्गत विस्तार पूर्वक करेंगे तो आपका क्या होगा, 3 से 4 पेज का हो जाएगा। और 9 नंबर के लिए आपको 3 से 4 पेज अवश्य ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेरोजगारी समस्या समाधान, और आपका गोस्वामी तुलसीदास है। कभी कभी पूछा जाता महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण जिसे वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं। तो इन 3-4 मतलब क्या करना है, निबंधों पर आपको क्या करना है, या विषयों पर आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है। बाकी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी भाषा में निबंध लिखा जाता है, बस आपके सेंस थोड़ा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर पूछा है कि 12वें का क नंबर कि पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्टूडेंट हम जहाँ पर थे 12 में पूछा पहले का पावका का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पाव धन आका है। राइट ऑप्शन क्या होगा, 12 का आ नंबर होगा। अगला है क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन, प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रेजते में प्रधन एजते क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा जो आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन है। ये प्यारे बच्चों आपकी क्या है, पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि है जो आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमने पहले में इसमें जो ट्रिक था, आए आए आओ आओ, इसका थोड़ा ट्रिक है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर आए जैसे नैनम आ गया, नायक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा। आओ के लिए जैसे हो जाएगा जैसे हवन आ गया, या फिर पावकय हो गया। इसमें जहाँ पर आए आए आओ आओ ये जब देखने के मिल जाए तो वहाँ पर जो होती है वो संधि क्या होती है, आयादि आयादि संधि होती है। आयादि संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत होती है। तो ये पहले वाले में थोड़ा सा इसमें हम यहाँ पर वो कर दिए थे। तो पावकय में जो आपका जो संधि विच्छेद होगा पौ धन अकय होगा। इसके लिए ट्रिक होता है कि जहाँ पर आए आए आ जाए, आओ आओ आए, वहाँ पर कौन सी संधि होती है, आयादि संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए पावकय में आओ आया है तो आओ, तो यहाँ पर कौन सी होगी, आयादि संधि। यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है तो संधि विच्छेद आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही होगा। अगर यहाँ पर पूछ लिया होता कि कौन सी संधि होगी तो स्वर संधि के अंतर्गत आयादि संधि होगी। प्रजेदते का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रद धन एजते होगा। इसमें पूर्व रूप ना होकर पर रूप होता, पर रूप संधि होती है, पर रूप संधि। इसके लिए ट्रिक होता है ये एंगादि, अर्थात इसमें जो आया करता है ए और ओ आता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, पर रूप के अंतर्गत आता है। ये भी आपका क्या है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में संधि है। तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक प्लस आलय, अर्थात पुस्तक का आ आलय का आ मिलकर के बड़ा आ यानी दीर्घ शब्द बन जाता है, दीर्घ वर्ण बनता है। तो जहाँ पर दीर्घ वर्ण होगा वो क्या होगा, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंदर आती है। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक का क्या विग्रह करना है, उस करके समास का नाम लिखना है। तो जैसे इसमें दिया है, पहला है दशानन। अब दशानन का समास विग्रह हमें यहाँ पर करना है, तो हम यहाँ कर लेते हैं विग्रह, और यहाँ पर लिख लेते हैं समास का नाम। तो पहला है दशानन, तो इसका जो समास का विग्रह है दस आननी यश सह, दस, इसका जो विग्रह होगा वो 10 आन
नानी, नानी एस सह, यस सह। अर्थात समास विग्रह में क्या होता है, दो शब्द मिलकर तीसरे की ओर उत्पत्ति करते हैं। अब किसके मतलब मुख होते हैं 10, रावण के होते हैं, तो यहाँ पर रावण। ठीक है, ये कौन सा समास होगा आपका, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास होगा। फिर आगे बोला है कि कृष्ण सर्पः, तो कृष्णः, कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः। अर्थात ये आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, कृष्ण सर्प में कृष्ण का मतलब होता है कि काला, और सर्प का मतलब होता है जो आपका सांप। तो यहाँ पर सांप की विशेषता क्या है कि वह काला है, तो इसमें क्या होता है, पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। वहाँ पर आपको जो समास होता है वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास। तो यहाँ कृष्ण सर्प में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येकम। अब प्रत्येकम में क्या होगा, इसका जो विग्रह होगा एकम, एकम, एकम प्रति। अब इसमें जो प्रति आ गया, तो प्रति क्या है, अव्यय है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों बोला था कि किसी एक का विग्रह करना, हमने सारे का करा दिया। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप तीनों को देख लीजिएगा, कोई भी आपको पेपर में फंस सकता है तो आपको वहाँ पर करने में आसानी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंक में क्या करना है आपको, खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को क्या करना है, प्रबंधक को आवेदन पत्र क्या करना है, लिखना है। तो उसके लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको जो इसमें लिखने के लिए, इसमें जो लिखने के लिए यहाँ पर जो देखेंगे, तो पहले आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पर आवेदन पत्र है, तो आप यहाँ पर बढ़िया सा लिखेंगे कि सेवा में, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैसे शाखा प्रबंधक को लिखना है तो यहाँ पर आप लिखोगे सेवा में, सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, या बैंक प्रबंधक, बैंक प्रबंधक महोदय, महोदय। बाकी आपको क्या करना, शाखा का जहाँ पर एड्रेस दे देना है, फिर वहाँ पर आपको विषय लिखना है। विषय के बाद आपको यहाँ पर कि क्या करना है, खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन के लिए आवेदन, फिर यहाँ पर आपको लिखना महोदय, और आपका यहाँ पर जो देना है उनको नाम, पता, पूरा एड्रेस, सारा चीज़ देना है। लास्ट में क्या करना है आपको धन्यवाद या डेट आपको डालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, दिनांक डालना है। आवेदन पत्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेवा में किसी भी, जैसे यहाँ पर नीचे जो दिया है वो भी आपको क्या करना है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो यहाँ पर सेवा में जिलाधिकारी महोदय। फिर आपको जहाँ का जिले का है, जहाँ जिले के हैं वहाँ पर आपको, जैसे प्रयागराज, आपको बांदा, चित्रकूट, महोबा, कहीं का भी है वहाँ पर आपको डाल देना है। बाकी आपको विषय में, आपको जिस विषय में लिखना चाह रहे हैं, महोदय के बाद आपको पूरी समस्या बता देना है। लास्ट में दिनांक, धन्यवाद, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रार्थी लिख देना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आवेदन पत्र को लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु और प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। संस्कृत के आपके प्यारे बच्चों क्या हैं, शब्द हैं, इनका क्या करना, धातु बताना है, प्रत्यय बताना है। तो कृत में देखेंगे तो क्री धातु होती है, क्री धातु है, क्री धातु अक्तः प्रत्यय होगा, अक्तः प्रत्यय। ये आपका क्या है, धातु है, और ये आपका क्या है, प्रत्यय है। यहाँ पर पूछा धातु और प्रत्यय बताना है, तो क्री धातु अक्त प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में भी कि गतः में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, गम धातु अक्तः प्रत्यय हो जाएगा, अक्तः प्रत्यय। फिर दत्वा में क्या होगा, द धातु हो जाएगा, अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा, अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हमने तीनों बता दिया, आप इनको क्या करना, देख लेना है। इसमें धातु को अलग करना था, फिर प्रत्यय बताना था। अगला इसी में सेकंड है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का क्या करना, प्रत्यय। तो ये पहला जो दिया है प्रभुता में, तो प्रभुता में क्या होगा, प्रभु आपकी धातु होगी, धातु पूछा नहीं है, प्रत्यय पर पूछा, ता प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार रूपवती में क्या होगा, रूप धातु हो जाएगी, अति प्रत्यय हो जाएगा।
फिर इस अगला देखेंगे तो अगला गुणवान है। गुणवान में गुण क्या होगा, धातु होगी, और वान क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से 1 नंबर का ये था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। प्रत्यय शब्द क्या होते हैं, किसी शब्द के अंत में लगते हैं, तो अंत में देखिए लगेंगे तो वही क्या कहलाते हैं, प्रत्यय शब्द होते हैं। अगर परिभाषा पूछता है तो वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है इसी का ख नंबर कि रेखांकित पदों में से किसी एक शब्द में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख हमें क्या करना है। तो पहला दिया है पुत्रेण सह। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जब आपका आ जाए सह, समम, समम, साकम और सार्धम, अगर ये आ जाता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लगा करता है वो आपकी तृतीया विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया विभक्ति। अगर कभी भी यहाँ पर जैसे बोला पुत्रेण सह, पुत्रेण पुत्र के साथ, तो यहाँ पर जब भी साथ है, इन सब का अर्थ ही होता है साथ। तो जब हम किसी के साथ आने जाने की बात हो, सह, समम, साकम, सार्धम, वहाँ पर हमेशा कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो विभक्ति का होगा वो क्या होगा, तृतीया विभक्ति। नियम में देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सह, समम, साकम, सार्धम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नियम होगा। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। ये ग्रामम का मतलब होता है गांव, अभितय का मतलब होता है दोनों ओर, अब वृक्ष का मतलब होता है पेड़ पौधे, संति का मतलब है गांव के दोनों ओर क्या है, पेड़ पौधे हैं। अर्थात यहाँ का ये नियम होता है कि जब आए अभितः, अभितः, परितः, अभितः, परितः, समया, निकषा, निकषा। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, और परितः का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। समया का मतलब होता है पास, पास। निकषा का मतलब होता है समीप, समीप। जहाँ पर ये शब्द आ जाए अभितः, परितः, समया, निकषा, वहाँ पर हमेशा प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका नियम में अभितः, परितः क्या हो जाएगा, समया, निकषा हो जाएगा। विभक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। पहले में क्या था, तृतीय विभक्ति था, और दूसरे में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होगा। अब अगला बोला है कि कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः मतलब कृष्ण जी को नमस्कार। जहाँ पर नमस्कार आता है अर्थात यहाँ पर लिखना है, इसके लिए रूल होता है नमः। नमः का मतलब होता है नमस्कार, नमस्कार। अगला है स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, स्वस्ति का मतलब कल्याण। स्वाहा का मतलब होता है देवी देवताओं द्वारा दिए जाने वाली आहुति। स्वाहा का मतलब होता है कि देवी देवताओं द्वारा दी जाने वाली आहुति। अब जहाँ पर ये शब्द आ जाए नमः, स्वस्ति, स्वाहा, वहाँ पर आपको जो प्यारे बच्चों विभक्ति लगती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर जो विभक्ति की बात होगी वो कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति। इस प्रकार से हमने प्यारे बच्चों आज जो किया वो क्लास 12th का या कक्षा 12वीं का हमने मॉडल पेपर किया। आपको परसों आपका बोर्ड का एग्जाम है, और भी आपको मॉडल पेपर से संबंधित या किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चन आप जरूर भेजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। क्योंकि एक्सेल स्टडी आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। आपको कोई समस्या की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आपको क्वेश्चन अवश्य भेजना है जिससे हम डाउट क्लियर करेंगे। हम आप चाहते हैं कि आपके नंबर जो हैं बहुत ही अच्छे आएँ, जिससे आप अपने माता पिता और गुरुजनों का क्या करें, आप नाम रोशन कर सकें। थैंक्स प्यारे बच्चों।